कैसे हो? अच्छा हूँ भैया। कैसा रहा छुट्टी? अभी तो पिछले 2 महीने के आसपास छुट्टी गुजरा है। तो मज़े कर रहा था बस, और कहाँ कुछ करने को था। कहीं घूमने उमने गए नहीं। क्या? अच्छा। तो ये हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं ताकि जो बच्चे लोग अभी आने वाले ईयर में एग्ज़ाम देंगे उनको पता चले कि लाइक उनको कैसे पढ़ाई करना है ना? अगर कोई अच्छे से पढ़ाई करना चाहता है, अच्छा मार्क्स लाना चाहता है, तो वो किस तरीके से एक रोड मैप को फॉलो करे ताकि वो एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके और ओवरऑल सारे चीज़ों को समझ सके और कॉन्सेप्ट्स को समझ सके। बट इससे पहले कि हम लोग इस इंटरव्यू में आगे बढ़ें, पिछले 2 इंटरव्यूज़ में मैंने बोला था कि लाइक बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स कम आया है एफर्ट लगाने के बावजूद। सो उनको कोई डिप्रेशन में जाने का ज़रूरत नहीं है, कोई उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। मार्क्स उतना बड़ा फैक्टर नहीं है, ठीक है ना? अगर आपने मार्क्स नहीं लाया है ज़्यादा, दैट डज़न्ट मीन कि आप एक लाइक लूज़र हो या आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्क्स बस एक ये है कि आप पेपर गए थे, अच्छे से लिख कर आए, आपका मार्क्स आया, दैट्स ऑल। ऐसा भी हो सकता है आपने अच्छे से पढ़ा, पेपर लिखने गए, आप नर्वस हो गए होगे, या फिर आपने अच्छा से पढ़ा बट आप लाइक कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया हो घर पे, आप पेपर नहीं लिख पाए, या फिर आप पढ़ाई की जगह कुछ और कर रहे थे, इसलिए आप मार्क्स नहीं ला पाए, जो कि ऑलरेडी प्रोडक्टिव चीज़ था आपके लिए। सो ये इसलिए इंटरव्यू बना रहा हूँ ताकि जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट है और जो लाइक पढ़ाई में आगे परस्यू करना चाहते हैं अपना करियर एकेडमिक में, वो किस तरीके से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आदित्य ने कितना मार्क्स लाया? आदित्य टोटल आप परसेंटेज 87 भैया। 87। तो डब्ल्यू बोर्ड में 87 परसेंटेज लाना खुद में ही एक चैलेंज होता है, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ये इंटरव्यू इसलिए नहीं लिया जा रहा है ताकि अगर आपने कम मार्क्स लाया दैट मीन्स यू आर अ लूजर, और देखो भाई इतने ज़्यादा मार्क्स आ गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आदित्य, आप मुझे एक एक करके अपना जो भी सारा सब्जेक्ट्स है उसका मुझे मार्क्स बताते जाओ। तो हिंदी में आपका कितना आया था? 87। ओके, इंग्लिश में? 91। 91। ओके, इसके बाद? हिस्ट्री में 73। हिस्ट्री में 73। ज्योग्राफी में 95। जियोग्राफी में 95। बायोलॉजी में, लाइफ साइंस में एक्चुअली 94। 94। और मैथ्स में 87। मैथ्स में 87। एंड फिजिकल साइंस में 82। फिजिकल साइंस में 82। ओके, तो मतलब ओवरऑल आपको लग रहा होगा कि मार्क्स अगर मेरा ओवरऑल परसेंटेज कहीं पे घटा है तो वो उसका पीछे रीज़न है फिजिकल साइंस और हिस्ट्री और मैथ्स, है ना? खास करके हिस्ट्री। हाँ भैया। ओके, ऐसा होता है। जैसे मैं एग्ज़ाम दिया था, मेरा ज्योग्राफी में बहुत कम आया था, बाकी सब में अच्छा आया था, 90 90 इस तरीके से। तो मुझे ऐसा लगा कि ज्योग्राफी में मेरा मार्क्स बहुत ज़्यादा काटा गया है, फिर रीचेक करवाना चाहिए। ऐसा कोई ख्याल आपके मन में आया है क्या हिस्ट्री को लेके? हाँ, हिस्ट्री में आया था भैया, लेकिन हिस्ट्री का जब मैंने रीचेक कराने का रूल्स पढ़ा तो उसमें तो बताया कि सिर्फ नंबर काउंट होंगे, अनलेस आप फेल किए हो तब तक फिर से पूरा मार्कशीट चेक नहीं किया जाएगा। आंसर शीट तभी चेक किया जाएगा जब आप फेल किए हो। अभी तो बस नंबर फिर से काउंट किए जाएंगे, तो मेरे को लगा कुछ हम्म। फायदा नहीं है जब इतना कराने का, जब हैसल इतना लेना जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एंड अगेन आपका 87 परसेंटेज है, सो कोई भी स्कूल में आपको कोई ऐसा फेस नहीं होगा कि आपका एडमिशन नहीं होगा साइंस में या कुछ भी ऐसा। अगर आप साइंस परस्यू करना चाहते हो तो बेकार में उसके चक्कर में पढ़कर कोई फ़ायदा है नहीं। और अभी जो मार्कशीट आएगा अपडेटेड वाला वो अभी नहीं आएगा। तो अभी आप जो भी एडमिशन लोगे वो इसी मार्कशीट के बेसिस पे एडमिशन होता है ना? हाँ भैया। ओके, सो आपके घर में पेरेंट्स, आपके स्कूल में टीचर्स वगैरह का ओवरऑल कैसा रहा? कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना आपका आया है? ओवरऑल रिएक्शन क्या है? एक्चुअली स्कूल स्कूल में तो सब खुशी थे, इसके स्कूल में फर्स्ट आया मैं बाय द वे, तो गुड। स्कूल में सब खुश थे। स्कूल में सब खुशी थे, और घर घर में तो और सबसे ज्यादा खुश थे, लेकिन मेरी मदर को लगा था कि 90 अबव आना चाहिए था। 90 अब आना चाहिए था ना? ओके ओके ओके। हाँ, आपकी मम्मी काफ़ी मेहनत कर रही थी आपके पीछे, हिंदी में भी वो मेहनत कर रही थी, है ना? हाँ हाँ भैया, हिंदी में मेहनत की। हिंदी एग्जाम में ना मेरा थोड़ा अच्छा नहीं गया था। क्या हुआ था, मैंने ना एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो निबंध रहता है वो हम्म। ऑलमोस्ट 1 पेज लिखा था बस। तो मेरे को तो लगा था कि हिंदी का हाल 73 चल जाएगा हिस्ट्री की तरह। अच्छा। हिस्ट्री हिस्ट्री चला गया हिंदी की जगह। चलो कोई हिस्ट्री बात भी नहीं।
अच्छा, यहाँ जो हिंदी में 87 है, तो हिंदी में ख़ास करके हम लोग जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे होते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड में, वो लोग हिंदी में उतना अच्छा कर नहीं पाते हैं। कारण ये हो सकता है कि हिंदी में जो वर्ड्स होता है, प्योर हिंदी, वो नहीं लिख पाते हैं। अपने लैंग्वेज में जो वर्ड होता है, उसी को वो बेसिकली हिंदी में लिखते हैं, नॉर्मल जो वर्ड होता है। तो आप जो पेपर लिखे वो डेली लाइफ में हम लोग जैसे बात करते हैं, उस लैंग्वेज में आप लिखे या फिर जो प्योर हिंदी वर्ड्स होता है, वो ही आप लिखे थे पेपर में? एक्चुअली एक मिक्सचर था भैया, लेकिन आई थिंक 60% बोल सकते हैं प्योर हिंदी लैंग्वेज में था एंड 40% मैंने अपनी बोलचाल भाषा में लिख दिया था। ओके, 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 ओके। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बायो के बारे में कि बायो में आप किस तरीके से प्रिपरेशन किए और बायो में आप पेपर कैसे लिखें कि 94 आपका आया, और जो बायो में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहता है उसको कैसे पढ़ाई करना चाहिए बायोलॉजी? एक्चुअली भैया मेरे ना बायोलॉजी ना, मेरी दीदी है एक, कृष्णा कुमारी सिंह उनका नाम है। अच्छा। उसको 90 आया था, उसका हाईएस्ट था उस समय, 90 आया था बायोलॉजी में। तो उसने मेरे को कहा था कि तुम मुझसे ज़्यादा नहीं ला पाओगे। ये तो चैलेंज हो गया तो भाई। तो चैलेंज मिल गया, तो मैंने उससे ज़्यादा पढ़ाई किया। अब 94 आया। देखिए क्या किया मैंने एक्चुअली, फर्स्ट क्या कहते हैं, फर्स्टली मैंने ना पहले से शुरुआत से सोच के रखा था कि ना बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा लाना है, तो बायोलॉजी का मैंने डायग्राम्स बहुत अच्छे से करके रखे थे। डायग्राम ओके, लिटरली जो डायग्राम दिखता था वो मैंने पता किया था। लाइफ ओके। साइंस का हर एक डायग्राम, गैंग्लियन का एक डायग्राम था, एक साइनैप्स का भी था, जो बोला नहीं जाता आता है, लेकिन तब भी मैंने उसको प्रिपरेशन किया था उसके लिए। एंड अच्छा। जब आई थिंक 1-2 क्वेश्चन आए थे जिसके ना एक्स्ट्रा डायग्राम्स दे भी दिया था मैंने। एंड एक और चीज़ हुआ था एक्चुअली, मैं जब एग्ज़ाम दिया था तब एक आता है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन के ऊपर जो कोड है, क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन शीट का जिसके ना हुँ, क्वेश्चन्स हुँ। है, उसके ना एक कोड था, सीरियल कोड, वो लिखना होता है आंसर शीट में। तो आंसर शीट में मैंने बायोलॉजी लाइफ साइंस पे आई थिंक लास्ट के 3 लूज़ शीट में लिखना ही भूल गया मैं नाम, अच्छा। सीरियल कोड। तो वही टेंशन हो गया था, मेरे को लगा ज़्यादातर आंसर्स मैंने उसमें ही लिखे थे, सिर्फ एमसीक्यू पहले लूज़ शीट में लिखे थे मैंने, एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आई थिंक अच्छा। तो वही सबसे ज़्यादा टेंशन हो गया था। फिर मेरी दीदी जब गई एग्ज़ाम देने अपना, हुँ, हुँ। एचएस का एग्ज़ाम देने गई, तो उसको तो बोला जा रहा था कि अगर नहीं लिखे तो तुम्हारा कैंसल हो जाएगा पेपर। तो वो और टेंशन बढ़ गया था मेरे अंदर। तो मेरे को जब ओहो! लगने लगा कि बस हो गया, अब जो हो गया भगवान भरोसे है। ओ फिर लाइफ साइंस में एक और चीज़ था, लाइफ साइंस के अंदर बहुत इंटरेस्ट था मेरा एक्चुअली, शुरुआत से ही बहुत इंटरेस्ट था। हुँ, हुँ। डायग्राम्स याद किए मैंने, हर एक डेफिनिशन को पूरा परफेक्टली याद तो नहीं किया। आई थिंक मेरी मम्मी भी बोलती थी, मेरी दीदी भी बोलती थी, डेफिनिशन को पूरा परफेक्टली याद करना पड़ता है, डेफिनिशंस बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होने चाहिए, क्योंकि डेफिनिशंस कभी चेंज नहीं होते। लेकिन एक्चुअली मैंने डेफिनिशंस नॉर्मल बस समझे थे, और जो याद था वो लिख दिया था मैंने, कुछ अलग नहीं ओके। किया था। अब मम्मी मम्मी लोग को तो मम्मी ने कहा कि ठीक है सही है वही करो अच्छा। डेली। हाँ, एंड ऑफ कोर्स हर 7 डेज पे एक, आई थिंक एक वीक के अंदर संडे को आई विल डू द रिवीजन, वो रिवीजन करता था मैं हर बार। ओके, ओके, ओके। एंड समर हॉलिडेज ज्योग्राफी में वो में, किया था। और ज्योग्राफी में क्या हाल? ज्योग्राफी में भी आपका 95 आया है, इसका क्या राज है? अच्छा, ज्योग्राफी ज्योग्राफी मेरे को, देखिए भैया ज्योग्राफी बहुत ईज़ी लग रहा था। जब पढ़ाई करना शुरू किया था ज्योग्राफी का मैं, बहुत ईज़ी लग रहा था, तो मैंने उसका ओके, चैप्टर्स, जैसे मैंने कहा, एक प्लान था मेरा, उससे मैंने खत्म कर दिया था, सारे सब्जेक्ट का ओके। चैप्टर। तो ज्योग्राफी जब खत्म किया था, हुँ, तब हुँ। बहुत ईज़िली खत्म हो गया था ज्योग्राफी मेरा। बुक आई थिंक मेरा जून में ही खत्म हो चुका था। जून में अच्छा। खत्म होने के बाद मेरा एग्ज़ाम हुआ, आई थिंक हाफ ईयरली हुआ था जून के बाद अगस्त में। हाफ ईयरली हुआ था, हाफ ईयरली में मैंने एग्ज़ाम दिया, ज्योग्राफी में अच्छा ही मार्क्स आया था, याद नहीं मेरे को एग्ज़ैक्टली कितना आया था, ठीक ही हुँ, मार्क्स हुँ। आया था। फिर ज्योग्राफी क्या हुआ, हाफ ईयरली में बेस्ट सेकंड आ गया, वो बात था। हाफ ईयरली में मैं सेकंड आ गया। अच्छा। अब वो थोड़ा दिल पे ले लिया मैंने बात, तो अलग से पढ़ाई किया मैंने और भी अच्छे से। ज्योग्राफी में फिर एग्ज़ाम जब देने गया, ज्योग्राफी का पेपर बहुत ईज़ी था, बहुत ईज़ी था। उसके डायग्राम्स तक जो रहते नहीं हैं, जैसे कि एक एपोजी का था, एक हुँ, हुँ, हुँ। नीपटाइड्स पेप्टाइड्स का डायग्राम्स था, हुँ, हाइड्रोस्फीयर चैप्टर से चैप्टर 3, हुँ। उसका मैंने डायग्राम एक्स्ट्रा दे दिया। लेकिन मेरे को क्या लगता है सबसे ज़्यादा मार्क्स किस बात में गया? एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट? हुँ। डिफाइन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। मैंने क्वेश्चन तो लिखा, आंसर भी अच्छे से लिख दिया। बस मेरे को अंदर से इच्छा आया कि एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। ओके। एग्ज़ाम्पल दिया मैंने, लेकिन एग्ज़ाम्पल किस चीज़ का दे दिया इस बार गलती से? सन सिंक्रोनस सैटेलाइट का। ओह! उसमें मेरा लग रहा मार्क्स चला गया, और फिर आई थिंक एमसीक्यू मेरे 1-2 गलत हो गए थे, और कुछ गलत नहीं था, वही सब से 95 चला गया। अच्छा, 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 अच्छा। मैथ्स में और लाने का इरादा था क्या? मैथ पे और बहुत ज़्यादा लाने का इरादा डाला था। तो वहाँ पे क्या हुआ? टाइम नहीं मिला, नर्वस हुए या गड़बड़ हो गया कुछ?
दोनों हुआ है, टाइम नहीं हुआ, नर्वस भी हो गया। मैं क्या एक्चुअली ना इधर भी जब पढ़ता था मैं एग्ज़ाम, तब जो आई थिंक कंपाउंड इंटरेस्ट एंड वो सब तो अरिथमेटिक आई थिंक सो पार्ट था, वो मेरे से ठीक-ठाक हो नहीं पा रहा था। मतलब हो पा रहा था, बस ज़्यादा टाइम लग गया था उसमें। तो वो तो मैंने कर दिया कैसे भी करके उसको ओवरकम कर दिया। कंस्ट्रक्शन तो मेरा अच्छा ही था। ज्योमेट्री मैंने क्या किया, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले ज्योमेट्री मैंने बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिया। ज्योमेट्री मेरे को लगने लगा था एप्लीकेशन आता ही नहीं मेरे को कैसे करूँगा, और जो एप्लीकेशन 2 पढ़ के गया था वही एप्लीकेशन आ गया। तो उसमें मेहनत लग गया। फिर लास्ट में जाके ना स्टैटिस्टिक्स का क्या हुआ, देखिए स्टैटिस्टिक्स में टाइम ही नहीं बचा मेरे पास। स्टैटिस्टिक्स मैंने लास्ट वाला जो जैसे ही पॉइंट पे लेके जाते हैं, पॉइंट में आई थिंक लास्ट के 2 डेसिमल्स तक लेके जाते हैं। जैसे 18.52 आंसर आता है तब लेके जाते हैं। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। तो जैसे ही मेरे को दिखा 0.5, मैंने 0.5 लिख के छोड़ दिया, 0.50, और ओके। मैंने उसके आगे गेस मार दिया, 0.52 लिख दिया। उसके आगे ऐसे ही 2-3 सम्स किए, एंड एक था मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर का था, मेंस्ट्रुएशन का पार्ट का था आई थिंक, कोन का, एक आइसक्रीम का था। उसमें वो अच्छे से लिखा था मैंने, लेकिन मेरे को लगा था वो रियलिस्टिक आंसर आ ही नहीं रहा है। जो रहता है कि हाँ, आइसक्रीम का इतना होगा, तो मेरे को लगता है कि हाँ, इतना होता है। आ रहा था आई थिंक 54 मिलीलीटर करके एक आंसर आ रहा था। अच्छा। अब आई डोंट नो कि वो आंसर सही है कि नहीं, घर पे आके किया तो सेम ही आंसर आ रहा था, तो आई थिंक वो सही था। और अच्छा। मैथ्स में मैंने ना इतना गड़बड़ कर दिया था कि ना मेरे को एक्सपेक्ट होने लगा था कि मैथ्स तो भूल ही जाओ, अच्छा आएगा। अब कैसे भी करके 85 अबव आ गया, तो मैं सोचा कि हाँ, ठीक है। अच्छा। 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 ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट एरा मॉक टेस्ट में कितना था? कुछ इसी के आसपास था शायद ना? मैथ्स में नहीं, ओवरऑल कॉन्सेप्ट एरा का मॉक टेस्ट ओवरऑल का जो रिजल्ट आया था? 89 था या 89%। 89% था ना? हाँ। चलो ठीक है। अच्छा, अब एग्ज़ाम का लेवल को लेकर बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया एग्ज़ाम जो था वो थोड़ा टफ था, या किसी का कहना है भाई एग्ज़ाम तो बहुत इजी था। तो एग्ज़ाम का लेवल कैसा था इस बार? पेपर्स वगैरह सारा आया था तो? बहुत लोग तो कहेंगे भैया कि वो मीडियम लेवल था क्योंकि बहुत आसान है ये बोलना, लेकिन एक्चुअली वो मीडियम लेवल नहीं था, हार्ड ही था। इस बार मोस्टली हिस्ट्री एंड आई थिंक हिस्ट्री एंड हिंदी का तो पेपर हर बार हार्ड ही रहता है। हिस्ट्री मोस्टली हार्ड था सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक हर साल में एक ना एक पेपर हार्ड ही देता है। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हार्ड था, एंड एवरीथिंग एल्स वाज़ लाइक ऑन अ स्केल ऑफ हार्डनेस आई थिंक 8 होता। 1 टू 10 में एक स्केल नहीं रहता है हार्डनेस का, उसमें 8 था सब। ओके। सिवाय सिवाय इंग्लिश के। इंग्लिश वाज़ एक्चुअली वेरी ईज़ी फॉर मी, बट फॉर सम पीपल वो उतना ईज़ी नहीं रहता है। इंग्लिश बहुत हुँ। आसान था मेरे लिए। उसके आगे हाँ, एक और चीज़ था भैया, सबसे हार्ड होने का ये बात है ना भैया, कि सबसे हार्ड होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, लेकिन कुछ-कुछ लोगों के लिए वो ईज़ी हो जाता है। इसलिए मैं जितना देख पाया दूसरे लोगों की तरफ से भी, जैसे मेरे हुँ, क्लास में मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उनके हिसाब हुँ। से कि ना ऑलमोस्ट सब चीज़ मीडियम हार्ड था, लेकिन उन्होंने वही मीडियम हार्ड जितना पढ़ाई नहीं किया था। उनके लिए वो बहुत हार्ड था। मेरे लिए मीडियम था, हुँ। उन्होंने उतना पढ़ाई नहीं किया था। और प्लस पेपर का टफनेस डिपेंड्स के हाउ मच प्रिपरेशन यू हैव डन, लाइक क्योंकि लाइक बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन करके हो, सो यू नो ऑल द आंसर्स। आपको फील होता है या द पेपर इज़ वेरी इजी, एंड सपोज दैट के देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो आपको नहीं आता है, देन यू रियलाइज कि भाई पेपर इज़ वेरी हार्ड, सो दैट डिपेंड्स कि आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा है। ओके। कुछ व्हाट ईज़ी भी अबाउट बोला जाता है, हाँ। क्योंकि कंपैरेटिवली ईज़ी रहता है एक्चुअली ना, कंपैरेटिवली जैसे कि बहुत लोग, मेरी दीदी भी जैसे एचएस का एग्ज़ाम दी, फिर उसके आगे हम्म, हमारे ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम होता है, उसके हम्म, कंपैरेटिवली ईज़ी रहेगा ही, वो तो गारंटीड है कंपैरेटिवली ईज़ी रहेगा। बट हम्म, समटाइम्स जैसे 7 सब्जेक्ट्स है, लेकिन इफ यू गो इनटू एचएस एग्ज़ाम्स तो उसमें 6 सब्जेक्ट्स है, और वो भी तुम्हारा एक ही फील्ड में आई थिंक साइंस में ही, तो थोड़ा थोड़ा ईज़ी हो सकता है, लेकिन हम्म। इन ग्रेजुएशन एंड एवरीथिंग भैया वो हार्ड हो जाता है। उसके बाद कंपैरेटिवली ईज़ी लगने लगता है माध्यमिक। या एग्जैक्टली जितना मैंने एग्जैक्टली। सुना है, उतना तो मैंने And किया नहीं है। actually, Madhyamik is the first exam, first that kind of exam where you go outside your school, and like you see the pressure environment. The invigilator are different people, you haven't met them earlier, so you feel little bit of pressure. So उस चक्कर में भी बहुत से लोग ब्लंडर करके चले आते हैं वहाँ पे। एंड स्कूल्स टीचर से यू आर ऑलरेडी फेमिलियर, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं फील करते हो आप। ये भी दिक्कत हो जाता है बहुत से स्टूडेंट्स के साथ। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट के मॉक टेस्ट आप जितना से ज़्यादा हो सके 2 मॉक टेस्ट, उसमें यही बेनिफिट होता है कि आपको ओवरऑल टाइमिंग आपका थोड़ा-सा सही होने लगता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके। टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होने लगता है, अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो। खुद से भी लेते हो, अगर कोई ले रहा है तो वहाँ दो। रिसोर्सेज़ के बारे में थोड़ा आप बताओ, लाइक व्हाट आर द डिफरेंट रिसोर्सेज़, सारा ऑफलाइन, ऑनलाइन, मम्मी-पापा जितना भी रिसोर्सेज़ है, नोट्स, ऑनलाइन लेक्चर्स, तो मॉक आपसे ही पढ़ा टेस्ट। भैया, आपका ऑनलाइन तो आपसे ही कोचिंग मोस्टली। आप ऑफलाइन भी ले रहे थे क्या इसमें, सब्जेक्ट्स के लिए? ना,
ऑफलाइन कोई कोचिंग नहीं था भैया, ऑफलाइन लिटरली नो कोचिंग थे, कोई कोचिंग नहीं था मेरे पास। ओके ओके, सो आप आरंभ बैच से पढ़ रहे थे, बट आरंभ बैच में तो उतना लाइव क्लासेस इनिशियली हुआ नहीं था, है ना? हाँ क्लासेस तो ऑलमोस्ट सारा रिकॉर्डेड क्लासेस ही था, तो आप उसको देखकर खुद से आराम से पढ़ लिए। हाँ भैया, सेल्फ स्टडी पे बिलीव करता हूँ ये। एग्जैक्टली। ऑनलाइन बस देख लिया, समझ लिया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपसे पूछ लेता था, और उतना हम्म पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ा शायद से मेरे हम्म को, हम्म जितना हम्म मैं देख हम्म, समझाऊँ, बस हो जाता था हमारे आराम से। एंड अगर कोई डाउट भी रहता था तो मेरी दीदी थी, मोस्टली बायोलॉजी का डाउट से उससे पूछता था, ओके। एंड और मेरी दीदी, मम्मी। दीदी इज लाइक के मुझसे पूछ के मेरे से ही ज़्यादा ले आया, ऐसा कुछ? दीदी बोलती है कि 4 मार्क्स लाके क्या फायदा, 4 मार्क्स ज्यादा लाके बायोलॉजी में। उनको रिजल्ट ऐसे करके दिखाओ। हाँ, एंड एक्चुअली मेरी दीदी भी फर्स्ट आई ना इस बार स्कूल में, टॉप की है पूरे स्कूल में, ओके तो वो ओके, भी वो भी अलग ही खुश है। अलग ही वो खुश थोड़ा ना। एक्सक्लूसिविटी चला गया है कि हाँ मैं भी फर्स्ट है तो वो भी आ गई। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता था कि वो नहीं आए, लेकिन एक्सक्लूसिविटी थोड़ा चला गया। सही बात है। और कोई रिसोर्सेस लाइक नोट्स वगैरह आप खुद से प्रिपेयर किए, या आरंभ बैच में जो था उसी का यूज़ करके आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किए? आरंभ बैच से नोट्स मेरे, आई थिंक सो मैंने नोट्स पहले खुद से प्रिपेयर किया। जब मैं कह रहा था, जो जून तक मैंने पढ़ाई खत्म किया था, उसमें मैंने हम्म खुद से नोट्स प्रिपेयर किए थे। हम्म लेकिन वो नोट्स ना धीरे धीरे आउटडेट होते हो जा रहे थे, मैं कहीं खो दे रहा था उनको, तो मैं हर 3 3 मंथ्स में नया नया नोट्स लिख रहा था, जितना मेरे पास नया इन्फॉर्मेशन है। एंड ओके। देन जब कोर्स से आपका अबाउट 3 मंथ बिफोर द एग्जाम लिखने का प्रैक्टिस भी हो जाता था ना नोट्स लिखने के कारण। हम्म। तो 3 मंथ्स बिफोर द एग्जाम मैंने आपके नोट्स से देखा, और जो जो पॉइंट्स मेरे नोट्स में इंक्लूडेड नहीं थे जो आपके पास थे, तो वही हाँ, मैंने रिटर्न लिख डाला। गुड गुड गुड। और कोई ऑफ लाइक यूट्यूब पे और कोई चैनल जो बाकी सब जो एस्पिरेंट्स है माध्यमिक का एग्ज़ाम देंगे उनको हेल्प कर सकता है, जो आपको हेल्प किया हो, तो वो आप बता दो। शायद आपने नाम भी सुना होगा, आई थिंक एड्यूनाइट करके एक चैनल है, आपने सुना होगा। हम्म। हाँ, वो बहुत अच्छा हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाती हैं। हम्म एंड ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ पाया मैं, क्योंकि उन्होंने कुछ कुछ चैप्टर्स आई थिंक इनकम्प्लीट है अभी भी, और पिछले साल भी इनकम्प्लीट ही थे, तो वो हम्म कोर्स खुद का लॉन्च कर दी थी, तो आई वाज नॉट एबल टू जॉइन द कोर्स। लेकिन हम्म ठीक है, एक दो सब्जेक्ट के लिए मैंने सोचा कि उतना कोर्स ना ज्वाइन करूँ। और फिर क्या बात था, आई थिंक सो हिस्ट्री का जितना मेरे को नहीं समझ में आता था, वो तो पहले यूट्यूब पे था ही नॉर्मली, और आप भी थे, आप ही डाले ही थे, और आपका तो पूरा समराइज वीडियोस थे, वो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन की थी, तो मैंने हम्म डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखा था। लेकिन फर्स्टली डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा, फिर रिवीजन के लिए आपके वीडियोस देख रहा था मैं, रिवीजन जब करना हो रहा था। और कोई चैनल? और कोई चैनल नहीं भैया, आपका ही चैनल था और उनका चैनल था, और किसी का नहीं, और कोई उतना चैनल है नहीं। आपके स्कूल में लाइक स्टूडेंट्स आर अवेयर अबाउट ऑनलाइन रिसोर्सेस, और दे आर जस्ट डूइंग ऑल दिस थिंग्स इन कोचिंग्स एंड ऑफलाइन? मेरे स्कूल में भी मेरे बहुत दोस्त हैं, एक आई थिंक नाम ले सकता तो बोल देता हूँ, एक हम्म। अंकित बार करके मेरा दोस्त है, वो ढेर सारे ट्यूशन करता था। वो ओके। है उसके आई थिंक 2 3 ट्यूशंस है हम्म थे, आई एम नॉट श्योर, स्कूल के टीचर्स से ही थे आई थिंक सो। तो हम्म। उसमें वो पढ़ता था, मैं कोई ऑफलाइन ट्यूशन नहीं जाता था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता था। या कुछ दैट्स। इंपॉर्टेंट काम तो नहीं करता था, लेकिन तब भी टाइम नहीं रहता था मेरे पास। हम्म। तो एंड जब आई बिलीव कि आपको लाइक यू शुड इंक्रीज योर सेशन ऑफ सेल्फ स्टडी। वो बहुत मैटर करता है। आप 4 ट्यूशन कर रहे हो, दिन भर ट्यूशन ही ट्यूशन हो रहा है, वो सेल्फ स्टडी में आप रिफ्लेक्शन नहीं कर पा रहे हो जो चीज़ आपने पढ़ा है, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में जाएगा नहीं, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप सुबह उठ रहे हो ट्यूशन, फिर स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर ट्यूशन, फिर ट्यूशन, फिर सो जा रहे हो। सेल्फ स्टडी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आप एक जगह पे कहीं पे समझ लो, फिर सेल्फ स्टडी करो। हाँ, मेरी मम्मी कहती थी, कह रही है अभी भी, आजकल भी कहती हैं कि सेल्फ स्टडी ही इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। क्योंकि अगर मैं पढ़ के समझ के फ़ायदा क्या, जब मेरे को पता ही नहीं है उसको बुकिश लैंग्वेज कैसे लिखूँ मैं? दूँ ही प्रेज़ेंट कैसे करूँ? लिख के, हम्म समझ के थोड़े मैं लिख दूँगा कि हाँ, इसलिए ऐसे-ऐसे होता है, ऐसे समझाया गया है, इसलिए होता है। ऐसा हम्म लिखने से तो मार्क्स नहीं मिलेगा मेरे को। तो वही है, आपके वीडियोज़ देखता था, मैम के वीडियोज़ देखता था, जो समझ में आता था उसको खुद पहले नोट डाउन करता था, फिर जो हम्म एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपसे निकालता था, ऑनलाइन सर्च करता था, जितना रिसर्च कर पाता था करता था। एंड आई थिंक वो सितंबर से पहले ही मैंने मोस्टली नोट्स बना लिए थे अपने। नोट्स बना लिए, लेकिन तब भी मैं फिर से नोट्स खुद ही लिखता था, जस्ट फॉर टाइम पास करने के लिए नहीं। आई थिंक तो जब देखते-देखते थोड़ा अटेंशन बढ़ता है, जब आप नोट्स भी ले रहे होते संग-संग, तो हम्म। अटेंशन रिटेन होता था मेरा, देख पाता था मैं, हाँ। लेकिन अगर मैं बिना नोट्स बनाए वीडियो देखता था, तो धीरे-धीरे मैं दिमाग कहीं और जाने लगता था, डिस्ट्रैक्ट होने लगता था एक्चुअली।
तो जैसे ही मैंने नोट्स देख-देख के मेरा नोट्स पहले से ही बन चुका था सितंबर में, वो नोट्स ही मैं रेफर करता था रिवीजन के लिए, लेकिन जो नए नोट्स बनाता था, वो मैं खुद ही ऐसी प्रैक्टिस के लिए राइटिंग के लिए, हैंडराइटिंग के लिए एंड ताकि मेरा अटेंशन डिस्ट्रैक्ट ना हो मैं। अच्छा रहता था, वो हम्म। ज़्यादा आसान रहता था। एंड व्हाट अबाउट फ्यूचर? आप क्या नेक्स्ट 11th 12th में क्या करने वाले हो और उसके बाद क्या परस्यू करने वाले हो? कोई प्लान? 11th-12th में आई थिंक साइंस ही लूँगा मैं। साइंस का मैं सब्जेक्ट डिसाइड कर चुका हूँ, तो वो है ओके। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस। हम्म। कंप्यूटर साइंस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बायोलॉजी में क्या है ना, बायोलॉजी लेने के बाद सिर्फ़ मेडिकल फ़ील्ड हो सकता है, जितना मैंने सुना है, सिर्फ़ मेडिकल ओके। फ़ील्ड जा सकते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो सिवाय मेडिकल के एवरी अदर फ़ील्ड इज़ ओपन। मेडिकल के अभी अलावा तो सब फ़ील्ड। अभी तो जो रूल आया है, यू आर लाइक यू कैन गिव मेडिकल नीट एग्जाम एज वेल। अगर आपके पास नहीं भी है बायोलॉजी 11th में, तब भी आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो, एज़ पर माई नॉलेज। ये रिसेंट ही मैंने हुआ है। उतना चेक नहीं किया भैया, लेकिन तब भी यू विल स्टिल बी एट अ डिसएडवांटेज, क्योंकि अगर आपने 11-12 में बायोलॉजी उतना अच्छे से नहीं पढ़ा जितना दूसरे कॉम्पिटिटर्स पढ़ रहे हैं, तो यू एग्ज़ैक्टली। विल डेफिनिटली फॉल शॉर्ट बिहाइंड। करेक्ट। एंड आई तो थिंक 12th के बाद आई ये चीज़ करने के कंप्यूटर। बाद अभी आप सारा सामने का सारा पाथ ओपन रखने के लिए कर रहे हो, या लाइक आपका एक फिक्स्ड है कि हाँ, मुझे 12th के बाद ये चीज़ करना है? आई थिंक 12th के बाद मैं जेईई करने का सोच रहा हूँ। आई एम नॉट कन्फर्म, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन आई विल एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई 12th के बाद। एंड ऑल्सो कि 12th के बाद मेरे को गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भी जाना है, बट आई कांट ओके। चूज़ आर्ट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि हम्म। आर्ट्स लेने के बाद कुछ-कुछ जॉब्स रहते हैं जो ओपन नहीं रह पाते हैं। जैसे कि आर्ट्स लेने के बाद बहुत सारी चीज़ें नहीं रह ले पाते हैं हम लोग। लेकिन साइंस लेने के बाद आप कॉमर्स के जो जॉब्स रहते हैं वो शायद से कर पाओ, लेकिन हम्म। साइंस लेने के बाद आप आर्ट्स के जॉब आराम से कर सकते हो। है कि नहीं भैया? बिल्कुल, 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 करेक्ट है। तो आप एक मैं सजेस्ट करूँगा, आप एक्सप्लोर करना, ठीक है? अगर थोड़ा बहुत आप क्लैरिटी नहीं है, तो ऐसा नहीं कि सारे क्लासमेट्स जेईई दे रहे हैं, तो आप भी उसी में चले जाओ। आप थोड़ा एक्सप्लोर करना चीज़ों को, देखना का क्या-क्या ऑप्शंस है, किसमें मज़ा मतलब कौन-सा आपको ज़्यादा अंदर से क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहा है। एंड देन फिर उसके बाद आप डिसाइड करना कि आगे लाइक कौन से फील्ड में जाना चाहिए, है ना? क्योंकि मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है अपने स्कूल लाइफ में, तो मेरे क्लास में अगर 80 स्टूडेंट्स के आसपास थे, उसमें 79 स्टूडेंट्स थे जो जेई के प्रिपरेशन के लिए ही थे। तो सिर्फ मैं था जिस जो पूछते थे क्या करना है, तो लाइक नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे कुछ अपना स्टार्टअप वगैरह करना है या कुछ भी अपना करना है, जेई वगैरह में नहीं जाना है। तो ऐसा होता है कि few peoples are like giving J because they are really curious about it, or they really want to become an engineer, but बहुत से उसमें ऐसे हैं 90% जिनको कोई लेना देना नहीं है उन सबसे। बस सब क्या कर रहे हैं क्लास में, तो जेई कर रहे हैं, चलो मैं भी जेई कर लेता हूँ, ये वाला चीज़ हो जाता है। मेरी क्लास में जितना मैं जानता हूँ अब तक कोई जेईई करना नहीं चाह रहा है। हाँ मोस्टली जो मेरे क्लासेस मेरे स्कूल में ही। ओके नीट। नीट एक आई थिंक एक स्टूडेंट होगा नीट देने वाला। आई एम ओके। नॉट श्योर भैया, वो तो उनका उनका दिमाग होगा, वो चेंज कर सकते हैं कभी भी, लेकिन बिल्कुल। जितना मैं देखा हूँ मोस्टली सब कॉमर्स ही ले रहे हैं मेरे स्कूल में। मोस्टली सब ओके। कॉमर्स ही ले रहे हैं क्योंकि आजकल ट्रेंड ही बन गया है, सब कॉमर्स ही ले रहा है। अब उसके चक्कर में मैं भी कॉमर्स तो नहीं ले सकता। तो मैं बस साइंस से स्टिक टू। आई थिंक मेरे को अब तक सिर्फ 4 टू 5 लोग और पता है जो साइंस ले रहे हैं। आई थिंक मोर पीपल ले रहे हैं, जितना मैंने सुना है। एंड कॉमर्स इज़ द मोस्ट। मेरी दीदी का भी जब बैच था तब भी कॉमर्स ही सबसे ज़्यादा लोग रहते थे। उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। ओके। ओके। आप लाइक अभी जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है उसमें बहुत सारे लाइक ऐसे ऐसे फील्ड्स आए हैं जो आप इससे पहले नहीं थे, है ना? जो आप ऑनलाइन डिजिटल देख रहे होगे, शायद आप अवेयर हो कि नहीं इस चीज़ से। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड आए हैं जिसमें लोग बहुत कुछ लाइक बड़ा कर रहे हैं, जो पहले और वो चीज़ एकेडमिक से रिलेटेड है भी नहीं, लाइक साइंस आर्ट्स कॉमर्स ये सब से रिलेटेड नहीं है। वो नॉर्मली कुछ एक स्किल को डेवलप कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, फिर उसको एक एक्सेल लेवल तक पहुंचा रहे हैं, एंड देन लाइक वो इंडस्ट्री में एकदम तगड़े लेवल पे पहुंच रहे हैं। सो उस तरफ माइंडसेट कभी गया क्या? लाइक बहुत सारा चीज़ है, एडिटिंग है, स्किल है, वेब डिज़ाइन है, फोटोशॉप है, ग्राफिक डिज़ाइन है, इसके अलावा आपका फ्रीलांसिंग है, इसके अलावा आपका ट्रेडिंग वगैरह है। ये बहुत सारा कुछ अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ जो अभी के टाइम में मैं देख रहा हूँ बूम कर रहा है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू एकेडमिक इसमें थोड़े कम लोग हैं एज़ कम्पेयर टू एकेडमिक, अगर हम लोग देखें तो, जिसके कारण अगर थोड़ा सा भी आप मेहनत बहुत अच्छे लेवल पे कर देते हो तो आप जल्दी वहाँ पे निकाल सकते हो चीज़ों को। तो आपका जहाँ तक मुझे लगा कि थोड़ा बहुत आपका है वैसा मेंटालिटी, तो आप रिसर्च वगैरह किए इन सब के बारे में?
एक्चुअली मेरे पास वेब डेवलपमेंट, एडिटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइन एंड फ़ोटोशॉप में मेरे पास है स्किल्स वो सब। ओके। मैं उसको बचपन से कर रहा हूँ, मैं जब छोटा था तब से कर रहा हूँ। हुँ, काइन मास्टर नाम का एक ऐप आता था, उसमें करता था मैं एडिटिंग। हुँ, तब से मेरे पास लैपटॉप आ गया है, तब से मेरे पास एडिटिंग स्किल्स थी। आई थिंक 1-2 जगह पे मैंने एडिटिंग भी किया है फ्रीलांस करके। अब हुँ, उसके बारे में मेरे को उतना पता नहीं था, मेरे को जो बोला गया था मैंने कर दिया था। तो उतना मैं जितना देख पाया फ्रीलांसिंग अभी बहुत हार्ड है। अभी हुँ, इतना जल्दी राइट, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव आ गए हैं, बहुत जल्दी। और अब जब आप ही सोचिए, अगर आपको कोई काम होगा तो आप फ्रीलांसिंग में किसको चूज़ करिएगा? कोई ऐसा आदमी जिसको आप जो अब तक 1 ही 2 तो इन काम किया, या फिर जिसको 5 स्टार्स मिल चुके हैं, वो अब तक 300 प्लस वर्क कर चुका है, तब उसको ही चूज़ करिएगा। एग्ज़ैक्टली तो इसलिए करेक्ट। उसके अंदर ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। हुँ, तो वो भी बात है। एंड ग्राफिक्स डिज़ाइन में एक बात है, ग्राफिक डिज़ाइन में आपको बहुत टाइम तक बैठना है, और उसके ऊपर भी आपको उतना आई थिंक रेवेन्यू नहीं मिलता है। उतना रेवेन्यू अच्छा, आपको मिलेगा नहीं, जितना आप काम कर रहे हो, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो कितना देना चाह रहा है, कितना उसका इच्छा है। और कभी-कभी तो बहुत लोग लेने के बाद सीधा गायब हो जाते हैं। ऐसा हुआ है मेरे साथ, वो लेके गायब हो गया एक बार। अच्छा। आप अपना जो पढ़ाई कर रहे थे, उस वक़्त का आपका डेली टाइम टेबल कैसा था? एक तो आप मुझे जो नॉर्मल होल ईयर चला उसका बताइए और क्या चेंजेस आप किए थे सिलेक्शन एग्ज़ाम होने के बाद? लाइक 1 महीने पहले एग्ज़ाम के 2 महीने पहले सारे लोग थोड़ा-सा चेंजेस करते हैं अपने पढ़ाई के शेड्यूल में। तो आपका नॉर्मल पूरे साल क्या चला और फिर आपने उसके बाद में क्या चेंज किया? एक्चुअली भैया मैंने जब 10th में आया था, 9th जब मैं था, आई थिंक 9 भी छोड़िए, मैं कहीं और पहले रहता था, हैदराबाद में एक्चुअली। पहले हैदराबाद में था मैं, आई थिंक क्लास 5 तक हैदराबाद में था। हैदराबाद से इधर शिफ्ट हो गया। ओरिजिनली आई वाज़ बोर्न इन कोलकाता, लेकिन हैदराबाद चला गया अबाउट 10 टू 11 इयर्स हैदराबाद में था मैं। अब हैदराबाद से इधर रिटर्न शिफ्ट किया मैं, क्योंकि मेरे फादर को शिफ्ट करने का इच्छा था, उनको पता हुँ, होगा क्यों। तो शिफ्ट किया मैं। तो पहले-पहले जब आया, आई थिंक 7th क्लास, उन लोगों ने मेरे को 6th क्लास से लेके डायरेक्ट 7th क्लास में कर लिया, क्योंकि उन्होंने मेरा दिमाग देखा। आई थिंक तो डायरेक्ट 7th क्लास में चला गया मैं। अच्छा। डायरेक्ट 7th क्लास में जाने के बाद फिर 7th क्लास 8th क्लास नया पूरा बोर्ड था। मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। 7th क्लास 8th क्लास में बहुत कम नंबर आ रहे थे, बहुत हुँ, कम मार्क्स था। एंड 9th क्लास जब पहुँचा, 9th क्लास के फर्स्ट 2 एग्ज़ाम में भी उतना ध्यान नहीं था मेरा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था मेरे को उस समय। उतना मैं टॉप नहीं करता था। हैदराबाद में मैं टॉप करता था, ऐसा नहीं कि नहीं करता था पहले। तो जब 9th क्लास से एनुअल होने लगा, तब मेरे को लगने लगा कि सब सब ये सब कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? तो आई थिंक एग्ज़ाम के 2 वीक्स पहले मैंने पढ़ाई शुरू किया था 9th क्लास में। एंड उस समय मैं फर्स्ट आ गया था। तो उसके बाद से थोड़ा दिल में लग गया कि हाँ, अब पढ़ना है मेरे को। हुँ, तो मेरी दीदी का 10th का जब एग्ज़ाम हो रहा था, तो एक्चुअली वो पूरा ब्रोकन थी, वो टूट गई थी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के चक्कर में। मतलब वो उदास थी, बोल रही थी कैसे करेंगे? तो उसी पे मैं उसको जब देखा नहीं, तब मेरे को दिल में लगा कि मेरे साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैं जब 10th क्लास में आया, तो मैंने एक नया प्लान बनाया। प्लान अब पता नहीं अच्छा था कि नहीं, अब अच्छा लग तो रहा है, होना तो चाहिए। तो फर्स्ट मैं क्या करता था, फर्स्ट मंथ जिस 10th में आया, जैसे ही बुक्स मिलने से हुँ, पहले तो मैं थोड़ा ओवरऑल बस ऊपर से थोड़ा-थोड़ा नॉलेज ले लेता था। जब बुक्स मिले मेरे को, आई थिंक सबसे हाईएस्ट पेज नंबर ऑफ बुक्स जिसमें था, आई थिंक 250 पेजेज़ थे, 242 टू बी एग्ज़ैक्ट इन लाइफ साइंस। तो वही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेज थे उसके अंदर। तो मैं क्या करता था, पहले मंथ मैंने सिर्फ 1 पेज रोज़ पढ़ा, हर एक सब्जेक्ट का, तो 7 पेजेज़ इन टोटल, थोड़ा बाइट-बाइट पढ़ता था। अब वो मैं तो दिमाग में आ रहा था कि मुझे टॉपिक वाइज़ पढ़ना चाहिए, पेजेज़ वाइज़ नहीं, लेकिन जब हो रहा था तो मैंने करने लगा। फिर सेकंड मंथ को मैंने 2 पेजेज़ पर डे करने लगा, मतलब 14 पेजेज़ इन टोटल, 2 पेजेज़ पर सब्जेक्ट पर डे, ऐसे-ऐसे ओके। करने लगा। जिससे मेरे को ऐसा नहीं कि मैं बस रीड करके छोड़ देता था, मैं समझता था, वैसे ही नोट्स बनाता था। नोट्स ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नोट्स बनाता था, क्योंकि 1 डे में 7 पेजेज़ पढ़ के उनको अच्छे से पूरा डिटेल नोट बनाना, आई थिंक हार्ड नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन जब शुरुआत किया था तब उतना हार्ड था मेरे लिए। फिर जब थर्ड मंथ आया 3 पेजेज़, लेकिन फोर्थ मंथ में मैंने 3 पेजेज़ ही रखा, क्योंकि 3 पेजेज़ से ज़्यादा जाने पे मेरे पास दूसरे चीज़ों के लिए टाइम नहीं रह रहा था। और ऐसे ही करते-करते जून से पहले ईज़िली मेरा सिलेबस खत्म हो गया। जून से पहले मेरा सिलेबस खत्म हो गया। अब जब आया मेरा हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट में थोड़ा शॉर्ट पड़ गया था मैं, लेकिन तब भी यूनिट टेस्ट में अच्छा, फर्स्ट आ गया था मैं, सिलेबस खत्म हो गया मतलब सारे सब्जेक्ट्स का या लाइफ साइंस का बोल रहे हो आप? सारे सब्जेक्ट्स का। सारे सब्जेक्ट्स का जून तक सिलेबस कंप्लीट हो गया था? हाँ, मतलब बुक्स के हिसाब से, बुक्स मैंने पूरा खत्म कर दिए थे सारे के सारे सब्जेक्ट के, मैथ्स जून इंक्लूड से पहले। इंक्लूड हो रहा है इसमें? मैथ्स के आई थिंक जून के जुलाई में आई थिंक मैथ्स खत्म हो गया था मेरा, जुलाई में जाके जुलाई मैथ्स में। खत्म हुआ था। ओके।
तो उतना प्रिपरेशन होने के बाद जुलाई के बाद आई थिंक अगस्त में हाफ ईयरली हुआ, हाफ ईयरली दिया मैंने, खत्म हुआ, हाफ ईयरली का हुआ, हाफ ईयरली में सेकंड आ गया मैं, तो वो थोड़ा दिल पे लगा, लेकिन उसके बाद दुर्गा पूजा की शायद हॉलीडेज आ गई, तो मैंने थोड़ा रेस्ट लिया स्टडीज से, 1-2 महीना रेस्ट लिया, फिर एग्जाम फिर से आई थिंक दुर्गा पूजा के डायरेक्ट बाद मैंने फिर से शुरू की पढ़ाई। अब इस बार रेज्यूम किया तो मैंने, ऐसा नहीं है कि पूरा 8 आवर्स अ डे पढ़ रहा था, क्योंकि मेरे को पता था, मैंने इसलिए ईयर के स्टार्टिंग में इसलिए पढ़ाई किया था इतना ज्यादा, ताकि मैं बाद में जाके मेरे को उतना मेहनत ना करना पड़े। तो अच्छा। जब ईयर के स्टार्टिंग में इतना मेहनत कर चुका था मैंने, तो अब रोज मैं बस आता था, आई थिंक अभी भी शेड्यूल इधर चिपका हुआ है मेरे साइड में, वही करता था। अ, दिखा तो नहीं पाऊंगा मैं, लैपटॉप है यार, लेकिन दिखाई देता हूँ। ये ऐसे इधर अच्छा। लगा है इधर, अच्छा। ये शेड्यूल रखता था मैं। अब शेड्यूल पास से देखना जरूरी नहीं है, तो शेड्यूल में ऐसे ही पढ़ता रहता हूँ। बहुत मतलब मैंने बहुत पर्सनल टाइप से लिखा है उसको, पूरे शेड्यूल को बहुत पर्सनल टाइप से लिखा है, थोड़ा एडिटिंग करके लिखा, ग्राफिक्स डिजाइन करके ही लिखा था मैंने। अच्छा। उस समय ग्राफिक डिजाइनिंग आता था मेरे को। अच्छा। फिर हाँ, फिर मैंने क्या किया, अब बस रोज मैं क्या करता था, एक चैप्टर खत्म करने की कोशिश करता था, लेकिन रोज तो हो नहीं पाता था। तो ये जो शेड्यूल था उसमें मैंने ये लिखा था कि एक वीक में कौन कितने चैप्टर खत्म करने हैं, कौन से चैप्टर खत्म करने हैं। जैसे समझिए इंडिया चैप्टर तो 1 डे में खत्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रिवीजन हो सकता है 1 डे में, लेकिन चैप्टर खत्म करना अलॉन्ग विद बहुत। अदर सब्जेक्ट इज वेरी हार्ड। बिल्कुल, अदर बिल्कुल। सब्जेक्ट भी करने थे मेरे को, अगर चाहता तो इंडिया ही करता तो हो जाता, लेकिन पूरा एक दिन इंडिया को ही सिर्फ देने से नहीं चलता, ज्योग्राफी को देने से। तो एग्री। मैंने दूसरे सब्जेक्ट करने के लिए सब किया। उसको बस क्या करता था मैं, समझिए जो हार्ड चैप्टर था उसको 3 डेज 4 डेज देता था, 5 डेज देता था, अप टू मैक्स 5 डेज, उससे ज्यादा नहीं। इंडिया के लिए मैं 5 डेज दिए थे। एंड फिर जो दूसरे चैप्टर थे उनको मैं बस, जो शॉर्ट चैप्टर जैसे हाइड्रोस्फीयर नाम का एक चैप्टर है ज्योग्राफी में, वो मैंने बहुत 1 डे में ही खत्म कर लिया। एंड वेस्ट मैनेजमेंट भी मैंने हाइड्रोस्फीयर के संग ही उसी दिन खत्म कर लिया था, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जा रहा था मेरे से, क्योंकि हाफ एन आवर में ही वो खत्म हो गया, क्योंकि मैंने पहले से नोट्स बना के रखे थे। फिर मैंने इस बार फिर से आई थिंक अब आ गया था सितंबर का मंथ, सितंबर के मंथ में मैंने नोट्स भी बना लिए फिर से, नए नए अच्छे से नोट्स बना लिए, आपका क्लास से देख के कर रहा था मैं, नोट्स भी बन चुके थे। फिर अक्टूबर में मैं पूरा साइलेंट हो गया, अक्टूबर में पढ़ाई होना बंद हो गया थोड़ा, पढ़ाई होना, आई थिंक कुछ बात था, भूल गया मैं क्या था, लेकिन पढ़ाई होना बंद हो गया मेरा। फिर सीधा नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास में ही अब आने वाला था मैं सिलेक्शन टेस्ट के लिए पढ़ाई, सिलेक्शन टेस्ट का डर से नहीं किया था मैंने। मैं तो सोच के रहा था सिलेक्शन टेस्ट में जो आएगा आएगा, 10th का बोर्ड देखना है अभी, बोर्ड के लिए पढ़ाई करता हूँ। लेकिन जब सिलेक्शन टेस्ट का पढ़ाई कर ही रहा था, तो मेरे को लगा कि अब हो ही गया सब सिलेबस खत्म, सिलेक्शन टेस्ट के लिए भी थोड़ा स्ट्रांगली पढ़ लेते हैं। सिलेक्शन टेस्ट के लिए स्ट्रांगली पढ़ा, सिलेक्शन टेस्ट में मेरा 85% आ गया, सिलेक्शन टेस्ट में 85% आ गया। हम्म। और अब टीचर्स लोगों को अलग ही एक्सपेक्टेशंस बढ़ गया था कि हाँ इसको ज्यादा लाना है। तो मैंने जनवरी से स्टार्ट कर दिया 8 आवर्स अ डे पढ़ना, क्योंकि अब तो हॉलीडेज थे, अब मेरे पास कुछ और काम नहीं है, और 3 मंथ्स ही बचे हैं बोर्ड में, तो अब मैं कुछ और करने का मेरा कुछ फायदा नहीं होगा। अभी सिर्फ हम्म। पढ़ाई करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैंने सोचा। तो स्टडीज मैंने रोज 8 आवर्स अ डे करता था, आई थिंक 1 आवर सिर्फ देता था मैं हिंदी को, 1 आवर हिंदी को देता था। एंड हर एवरी 3 डेज में 30 मिनट्स देता था इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था शुरुआत से ही, इंग्लिश मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो मैं 30 मिनट्स देता था एवरी 3 डेज, या फिर रोज ही 30 मिनट्स दे देता था। अगर रोज नहीं दे पाता तो 3 डेज में 1 आवर 30 मिनट सिर्फ इंग्लिश को दे देता था अलग से। हिंदी इंग्लिश हो जाता था, फिर ज्योग्राफी को मैं 1 आवर देता था, हिस्ट्री को भी 1 आवर देता था। एंड मैथ्स को 2 आवर्स देना कंपलसरी था, मैथ्स को 2 आवर्स देना वॉज इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिस देना जरूरी है। फिर मैथ्स के बाद आई थिंक लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, एवरीथिंग एल्स वाज 1 आवर 1 आवर 1 आवर। फिर जब हम्म। एग्जाम पास आने लगे तो 8 आवर्स छोड़ के मैंने सोचा कि टाइम लिमिट लगाने से कुछ फायदा नहीं होगा, कि कितना देर पढ़ना है कितना नहीं, तो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक पढ़ते रहता हूँ, बस यही सोच के मैंने किया था। अब किया, अब तक मेरा, जब तक मेरा बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होने वाला था तब तक आई थिंक 2 to 3 टाइम्स मैंने रिविजन कर चुका था। बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हुआ, हिंदी में मेरा निबंध छूट गया, तो थोड़ा डिमोटिवेट हो गया मैं, लेकिन फिर सोचा कि कोई नहीं। और एग्जाम से पहले, जाने से पहले सेंटर, मेरी दीदी भी सेम सेंटर में गई थी एक्चुअली 10th के लिए, अच्छा। तो सेम सेंटर गई थी, तो थोड़ा मेरे को पता भी था कैसे सेंटर है। एक्चुअली मैंने गूगल पे सर्च किया सेंटर का नाम, थोड़ा सेंटर को जाना, थोड़ा देखा जैसे कि मेरा ही स्कूल है, ताकि दिल में वो थोड़ा टेंशन ना आए, एंजाइटी ना हम्म। क्रिएट हो जब एग्जाम में। और मेरे को यूट्यूब पे सर्च करने में मिला, एक ड्रोन शॉट मिला पूरे स्कूल का, ड्रोन शॉट था अच्छा। एक। ड्रोन शॉट मिल गया, तो वही देखा अच्छे से, थोड़ा अच्छे से समझा कि हाँ यही मेरा स्कूल है अब, ताकि थोड़ा लगने लगे, फेमिलियरिटी आने लगे। टीचर्स का थोड़ा नाम भी देख लिया, सर्च भी कर लिया कैसे टीचर्स हैं। आई थिंक स्कूल का नाम अभय चरण विद्यापीठ है, आम गछिया नाम का एक जगह पे है, अच्छा। वही स्कूल था। उसमें गया, एग्जाम जिस दिन दिया हिंदी ठीक ठीक ठाक नहीं गया, मेरे को तो लगा हिंदी हो गया। अब आया,
मम्मी तो खुश नहीं थी ऑफ कोर्स, मम्मी को हिंदी बहुत मेहनत की थी, मम्मी खुश नहीं थी। और फिर इंग्लिश में मैं पूरा 1 दिन पढ़ाई किया क्योंकि मेरे को लगा इस बार इंग्लिश को अंडर एस्टिमेट करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हुँ, अब डायरेक्ट डायरेक्ट इंग्लिश का एग्ज़ाम है बोर्ड, अब अंडर एस्टिमेट करेगा कुछ टाइम नहीं है। हुँ, पढ़ना शुरू किया मैंने इंग्लिश के लिए, पूरा दिन पढ़ा, पूरा दिन पढ़ने के बाद अ, हाँ, इंग्लिश को पूरा दिन पढ़ा मैंने, फिर लास्ट में जाके इंग्लिश का मैंने 2 आवर्स रेस्ट ले लिया। अब 2 आवर्स सीधा स अब इस बार ना मैं किसी भी शेड्यूल में कभी अपना नींद का टाइम वेस्ट नहीं करता था। आई थिंक और मिनिमम से मिनिमम 8 आवर्स स्लीप लेता था मैं, लेकिन जा कभी-कभी जब बहुत ज़्यादा पढ़ लेता था 12 आवर्स चल जाता था वो स्लीप, डायरेक्ट से डायरेक्ट चल जाता था। तो मैं स्लीप के अंदर कभी सैक्रिफाइस नहीं किया, स्लीप के अंदर सैक्रिफाइस करना ज़रूरी ही नहीं था, क्योंकि मैं हुँ, खाते-खाते पढ़ सकता था, खाते-खाते लेकिन पढ़ता नहीं था मैं। क्योंकि मेरी मम्मी बोलती थी कि अच्छा नहीं है, ऐसा है, तो मैं खाते-खाते भी नहीं पढ़ता था, मतलब जब टाइम मिलता था तब पढ़ता था। अब जब अच्छा। 10th बोर्ड ही सामने है मेरा, बैठा है मेरे संगी, हुँ, और हुँ, फिर आई थिंक इंग्लिश के बाद क्या था, हिस्ट्री था। इंग्लिश के बाद आई थिंक हिस्ट्री था। हिस्ट्री एग्ज़ाम में बड़ा कॉन्फिडेंट गया था मैं। हुँ, हिस्ट्री एग्ज़ाम में अब तक मेरे को समझ नहीं आया कहाँ गया मेरा मार्क्स। हिस्ट्री एग्ज़ाम के सारे एमसीक्यू में से सिर्फ 10 आई थिंक गलत चले गए, क्योंकि गलत चले गए वो बहुत दुःख हुआ मेरे को। वो हुँ, 10 के 10 मैंने लेफ्ट पे छोड़ के लिख के आया था। मेरे को पता था, थोड़ा तो आइडिया था उसपे, लेकिन जो समझ में आया लिख के आ गया था, और 10 के 10 गलत गए थे। 10 के मतलब 10 लक गलत। ही अलग थे, 10 के 10 गलत गए थे, और अलग ही बैड लक चल रहा था। तो 10 के 10 गलत गया, तो लॉन्ग आंसर और जो भी क्वेश्चन थे, एमसीक्यू छोड़ के सब अच्छा गया था मेरा, एमसीक्यू के अलावा सब अच्छा गया था। तो मैंने एक्सपेक्ट करने लगा था कि ठीक है, कहीं 2-3 मार्क्स काट सकता है, तो 85 तो आ ही जाएगा एटलीस्ट हिस्ट्री में। तो हुँ, 73 डायरेक्ट चला गया, तो वो अलग बात है। फिर हिस्ट्री से आया, 10 गया था गलत, मम्मी भी बोली कि कोई नहीं, जो हिस्ट्री हिस्ट्री है, ज्योग्राफी करो। ज्योग्राफी किया, ज्योग्राफी एक्चुअली आई थिंक हॉलिडे था ज्योग्राफी के लिए, शायद नहीं था। ज्योग्राफी बहुत ईज़ी था, क्योंकि मैंने उसको पहले से भी बहुत अच्छे से करके रखा था, सबको अच्छे-अच्छे से करके रखा था। उसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट चैप्टर्स थे, जो आई थिंक हाफ एन आवर में ही पूरा रिवीजन भी हो जाता था, और उसके पीवाईक्यूज़ भी देख लेता था मैं। हुँ, और मेरे पास आई थिंक एक गाइड भी था। एक विजय का एक गाइड आता है, वो हुँ, भी एक गाइड था मेरे पास। ओके। उसके अंदर से क्वेश्चन करता था मैं, और फिर लास्ट में जाके, हाँ, एक और चीज़ भूल गया मैं बताना। एग्ज़ाम के ना आई थिंक 2 टू 3 वीक्स पहले मैंने क्या किया था, एक नया कॉपी लिया था, उसमें क्या करता था मैं, जो विजय का गाइड था, उसके अंदर कुछ अलग ही लेवल के क्वेश्चन्स रहते थे, जो आई थिंक सिलेबस में ही नहीं थे, वो सीबीएसई के क्वेश्चन्स थे। लेकिन तब भी मैं क्या करता था, पॉइंट्स बनाता था, वो लिख देता था उन छोटे-छोटे पॉइंट्स को, बस डैश देके ऐसे लिख देता था। ताकि जिस दिन एग्ज़ाम आए, तो मैं ये कॉपी लेके जाऊँ, एक नोट्स का कॉपी लेके जाऊँ। नोट्स रिवाइज़ हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स है, जो एमसीक्यू में शायद आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन में तो आने का चांस नहीं है उन सबका, हुँ, तो हुँ, वो शायद और वो बहुत हेल्प किया मेरा। उसको मैंने अलग से एक 2-3 आई थिंक 6-7 पेजेज़ थे वो, 6-7 पेजेज़ आराम से रिवीज़न हो जाते थे, जब मैं जाता था रास्ते में रिवाइज़ कर लेता था उन सबको। जब पहुँचता था मैं कुछ बाहर बैठ के नहीं करता था, क्योंकि मेरे दोस्त लोग तो कुछ बोलेंगे नहीं, उनको खुद टेंशन है, लेकिन दूसरे स्कूल के लोग भी तो उसी में आते हैं, लेकिन वो बोलने लगते थे कि हाँ, ये सब बहुत हार्ड है, कैसे करोगे? तो मैं चुपचाप हुँ, चल जाता था अंदर, कुछ प्रिपरेशन नहीं बाहर से, चुपचाप जाके अंदर बैठ जाता था, फिर अपना दोस्त से बात करता था कि तुम्हारा कैसा प्रिपरेशन है? मेरा भी ऐसा ही है, ठीक है। हुआ, एग्ज़ाम दिया, फिर ज्योग्राफी एग्ज़ाम हो गया। ज्योग्राफी एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था एक्चुअली, बस वही एग्ज़ाम्पल वाला बस बुरा गया था मेरा। एमसीक्यू भी 1-2 गलत गए थे मैक्स टू मैक्स, एक ही गलत गए थे जितना मेरे को याद है। अब मार्क्स कहाँ गया, अब तो मेरे को नहीं पता, 5 मार्क्स कहाँ चले गए, वो थोड़ा बुरा लगा। मेरे को लगा था 99 आ जाएगा, एक ही एमसीक्यू गलत गया है। हुँ, नहीं, हुँ, ठीक है, उतना उतना चलता है, उतना टेंशन लगने लगा तो नहीं होगा। फिर फिर मैथ्स का एग्ज़ाम था, आई थिंक मैथ्स के लिए 1-2 दिन हॉलिडे था, 1 टू 1 2 दिन डेज़ था शायद। हॉलिडे था। हाँ, हुँ, 1 डे हॉलिडे था, और जिस दिन आता था मैं, तो एग्ज़ाम देके आने के बाद भी तो पूरा दिन ही मैं काउंट करता था उसको, क्योंकि स्कूल के बाद भी वही एक पूरा दिन रहता था, स्कूल हुँ, को गिनते थे। तो 1 से रहता था, तो आई थिंक 10 आवर्स रहते थे, 1 से लेके 1 तक 12 आवर्स, तो मैं 11 तक पढ़ता था, और 11 से 12 या फिर जो 1 आवर बचता था उसके अंदर फूड, जो अपना काम है इम्पोर्टेंट वो करके स्लीप लेता था अच्छे से 12 से 8 तक। और फिर 8 को उठ के 9:30 हमको स्कूल जाना पड़ता था, 9 को उठ के जाना पड़ता था, 9:30 टाइम चेंज हो गया तो हुँ, हुँ, ये हुआ। ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सब हो गया। मैथ्स मैथ्स जब ठीक है आया, तब मेरे को लगने लगा कि अब कुछ करा नहीं जा सकता है। मैथ्स खराब नहीं गया था, मैथ्स ठीक गया था मेरा। बस वो जो लेट होने का था उसी पे टेंशन था मेरे को, और उसमें लगने लगा था मेरे को 90 अब आ ही जाएगा कैसे भी करके। अब अच्छा। 3 मार्क्स एक्स्ट्रा कट गया, 87 आ गया। फिर मैथ्स हुआ, फिर फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस हुआ, लाइफ साइंस।
लाइफ साइंस बहुत ईज़ी पेपर था एक्चुअली। मैं दे के आया, मेरे को पता चल गया कि हाँ 90 अबव आ जाएगा, मेरे को अभी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसका टेंशन लेना बंद कर दिया। एंड फिज़िकल साइंस फिज़िकल साइंस मैंने बहुत मेहनत करके किया। लिखे आया था, सबको लग रहा था हार्ड है, मेरे को तो ईज़ी लगा था पेपर। अब 82 आ गया, मेरे को पता नहीं चल रहा है कहाँ से। अब 82 आ गया, मैंने कुछ टेंशन नहीं लिया है अब तक। फिज़िकल साइंस मैंने बहुत अच्छा किया था। उसी दिन मेरे पापा खुश थे, तो उन्होंने मेरे लिए एक प्लेस्टेशन 5 रहता है, वो खरीदवा दिया। वाह! तो तो वो अब तक है, मैंने ज़िद करके नहीं खरीदा है, शायद से थोड़ा ज़िद किया था मैंने। मैं पहले से ही जानता था, आई थिंक जब 9th क्लास का वो आया था एग्ज़ाम होके खत्म, मैंने पापा को कहा था, "अगर पापा अगर एग्ज़ाम अच्छा गया तो आप खरीद दोगे।" पापा तो बोले थे रिज़ल्ट के बाद खरीदेंगे, लेकिन जिस दिन खत्म हुआ एग्ज़ाम, तो वो भी खुश थे। मैंने कहा ठीक है पापा, एग्ज़ाम खत्म हो गया, अब तो इतना छुट्टी है, वरना 11th में तो साइंस पढ़ना है, आगे टाइम उतना मिलेगा नहीं, तो अभी दिला दीजिए, अभी खरीद खेलते दो, रहूँगा। अभी थोड़ा खेल लूँ 1-2 महीना दबाकर। तो वो हो गया। अब तक खेल ही रहा हूँ मैं उसको। अब तक खेल ही रहे हो। अब तक ट्रायल क्लासेस चल रहा है, तो उतना टेंशन नहीं है। जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब आई थिंक 1 और 2 आरसी करूँगा, जब क्लास स्कूल चलेंगे। ओके, सो अब अभी वो जो आप क्लास 11th में पढ़ाई करोगे, उसका क्या प्लान है? ऑनलाइन या ऑफलाइन? अब तक तो कुछ मैं जाना नहीं हूँ कोचिंग कौन-सा है, कोई है। ऑफ़लाइन आई एम नॉट श्योर ऑफ़लाइन करूँगा, लेकिन मेरी मम्मी बोल रही है ऑफ़लाइन। एंड मैं फर्स्ट आया इसलिए स्कूल मेरे 11th क्लास एंड 12th क्लास का फीस पूरा स्कॉलरशिप दे दिया, माफ़ कर दिया। वाह! तो फीस नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे तो स्कूल इसलिए वाले ऐसा क्यों नहीं किए थे? ये पहली बार हुआ है, इस साल से स्टार्ट हुआ है हमारे स्कूल एक्चुअली में, मेरे इस स्कूल साल में से। 11-12 था नहीं, बट अ, फिर भी जहाँ मैं गया था वहाँ स्कॉलरशिप मिलना चाहिए था। खैर जो भी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसी के ऊपर मम्मी कह रही है कि अब उसके चक्कर ऑफलाइन चलाएँगी या फिर ऑनलाइन, बोलेगी तुम देखो, तुमको कहाँ हुँ, अच्छा लग रहा है देख के बताओ मेरे को। तो अभी तक मैंने देखा नहीं है, क्योंकि हुँ। मैं श्योर ही नहीं हूँ कि बुक्स आएगा तभी देख के मैं बोलूँगा कि हाँ, हार्ड बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें जाना चाहिए मेरे को या फिर बहुत हल्का। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है, तो जून सिलेबस के ल चेंज हो मैंने गया। मैं जितना बात किया अपने टीचर से, टीचर कह रहे हैं कि जून के एंड के आस-पास में नए बुक्स पब्लिश होंगे। हुँ, हुँ। नए बुक्स पब्लिश होंगे और सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम एमसीक्यू होगा। तो मैंने उतना भी टेंशन लेना शुरू नहीं किया है, बट आई नो मेरे को टेंशन लेना चाहिए अभी। तो वो आपको और पहले कुछ पता होना चाहिए ना, लाइक व्हाट व्हाट आर द लाइक सब्जेक्ट्स और व्हाट इज़ द सिलेबस, वो पता होगा तब ना आप कुछ कर पाओगे, बात तो ये है। सिलेबस मुझे पता है। सिलेबस तो आई थिंक डब्ल्यूबीसीएचएससी की वेबसाइट पे पहले से ही अवेलेबल है। सिलेबस मुझे पता है, लेकिन सिलेबस के अंदर से कुछ पढ़ने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए होता है। मटीरियल्स जो चाहिए, एन वो मटीरियल्स अभी है नहीं आपके पास। ओके। हाँ, तो अपने जूनियर्स को जो अभी एग्ज़ाम माध्यमिक का एग्ज़ाम हालाँकि वैसा कुछ बड़ा चीज़ है नहीं, लेकिन लाइफ़ में पहली बार ऐसा होता है कि आप बाहर जाकर एग्ज़ाम देते हो, एक हाइप क्रिएट किया हुआ रहता है पूरे परिवार में, आस-पास में कि बोर्ड का एग्ज़ाम देगा, 10th का एग्ज़ाम देगा। उसके लिए कुछ आप बताओ जूनियर्स को, कुछ सजेस्ट करना चाहो पिछले 1 साल के बेसिस पे तो? एक ही एडवाइस दूँगा, हुँ, शुरुआत के साथ से पढ़ना सबसे बेस्ट रहता है। शुरुआत में पढ़ने से उतना टेंशन नहीं रहता है, कोई टेंशन नहीं। आप चाहे जितना अच्छे से पढ़ना चाहो, जितना बुरे से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। कंसिस्टेंसी इज़ इम्पोर्टेंट। मैं अगर हाफ एन आवर भी पढ़ता शुरुआत से, जो मैं हाफ एन आवर ही पढ़ता था, क्योंकि 1 पेज हाफ एन आवर में सब सब्जेक्ट के हो जाते थे। तो हाफ एन आवर ही पढ़ता था मैं शुरुआत में, फिर धीरे-धीरे करके हर 1 महीना उसको मैं और हाफ एन आवर से बढ़ाता था और हाफ एन आवर से बढ़ाता था। और फिर डायरेक्ट जाके 8 आवर्स मैं रोज़ पढ़ने लगा, जब एग्ज़ाम बहुत पास आ गए। हुँ, और एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले तो मैं 14 आवर्स डायरेक्ट पढ़ने लगता था, 8 आवर्स हुँ, स्लीप लेता था, बस ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? कंसिस्टेंसी। कहीं भी देखिएगा, कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर मैं हाफ एन आवर रोज़ पढ़ रहा हूँ, पूरा साल पढ़ा हूँ, तो वही सबसे चलेगा, वो ठीक करेक्ट, चलेगा। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन अगर पूरा साल मैं एक एक दिन 1 आवर पढ़ा हूँ, एक दिन 8 आवर पढ़ा हूँ, एक दिन 2 आवर पढ़ा हूँ, तो वो नहीं चलता है। वो दिमाग में उतना ले नहीं पाएगा आपका कंटिन्यूअली, और हुँ, इम्पॉसिबल हो जाता है अगर आप डायरेक्टली 8 आवर ले रहे हो। और एक और चीज़ था, मैं जब शुरू किया था 8 आवर्स पढ़ना, मैं तो 8 आवर्स नहीं पढ़ पाता, क्योंकि मैं 30 मिनट्स पढ़ के आ रहा था। हुँ, वो हुँ, इम्पॉसिबल था मेरे लिए, लेकिन मैंने कैसे भी करके पुल थ्रू किया। मेरे को पता था अगर मैं 2 टू 3 डेज़ डायरेक्टली 4 आवर्स या 8 आवर्स पढ़ लेता हूँ, 2 टू 3 डेज़ हुँ, कैसे भी करके, तो मेरा खुद से खुद आदत बन जाएगा। मैं हैबिट डेवलप कर लूँगा कि हाँ, मेरे को 8 आवर्स रोज़ पढ़ना है। अब वैसे ही करेक्ट, पढ़ने लगा, फिर पहले मैं क्या करने लगा, पहले 4 आवर्स पढ़ता था, फिर उसके अगले दिन 6 आवर्स पढ़ता था, फिर 8 आवर्स। वैसे ही करके मैंने सारी पढ़ाई खत्म कर दी। वैसे ही मैं चाहूँगा सब वैसे ही करने से अच्छा रहता है। बट अगर हुँ, फर्स्ट 30 मिनट्स अगर आप रोज़ पढ़ रहे हो, पूरा पूरा स्टार्टिंग से, देन कुछ और नीडेड नहीं है। ऑफलाइन ट्यूशन लो, चलेगा, ऑनलाइन भी लो, चलेगा। लेकिन अगर आप 30 मिनट सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी ये नहीं कि स्कूल से पढ़ के आके चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है।
स्कूल से हुँ। तो मैं भी पढ़ के आता था, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। स्कूल से पढ़ने से थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। अगर कोई स्कूल का पढ़ाई लेके चल जाएगा माध्यमिक में, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको 60 से ऊपर आना बहुत कम चांसेज़ है। 60% से ऊपर आना बहुत कम चांसेज़ है। अनलेस वो ऐसा स्कूल में क्यों बहुत ज़्यादा। आदित्य? इसको थोड़ा-सा मुझे इलैबोरेट करो, ऐसा क्यों? आपका स्कूल तो फिर भी हमको जहाँ तक पता चल रहा है अच्छा है, बाकी लोग का तो स्कूल का हालत और ख़राब है। तो स्कूल में फ़ीस भी इतना सारा दे देते हैं। बट ये मेरा भी यही एक्सपीरियंस, आप कहो जितने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाया हूँ यही एक्सपीरियंस रहा है कि स्कूल से अगर सोलली आप डिपेंडेंट होकर जाते हो तो सभी का यही कहना है कि आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे। आप 11th बोलो, 12th बोलो, 10th बोलो। ऐसा क्यों? स्कूल्स में क्या होता है, सब चाहते तो हैं। आई थिंक फर्स्ट 4 पीरियड्स या फिर 5th पीरियड तक आपका अटेंशन पूरा मुश्किल से रहेगा। 5th पीरियड के बाद आपका अटेंशन धीरे-धीरे स्टीप डिक्लाइन पे जाएगा, डायरेक्ट नीचे चल जाएगा। इसलिए हम हुँ, धीरे-धीरे करके आपको स्कूल में उतना अटेंशन नहीं दे पाएँगे, चाहे आप जितना भी चाहें। डिस्ट्रैक्ट कर देंगे धीरे-धीरे। अगर आप फ्रेंड्स नहीं बनाओगे तो आप कैसे जी पाओगे? लाइक दैट इज़ करेक्ट। नेसेसरी फॉर हैप्पीनेस, राइट? हुँ, फ्रेंड्स के बिना। तो वही बात है, अगर आप स्कूल जाके अनलेस आप पूरा ही अटेंशन दे रहे हो, आप जो सुन रहे हो वो नोट डाउन कर रहे हो, क्योंकि वो तो सिर्फ़ कॉलेज में इसमें होना स्टार्ट होता है। वो 10th क्लास में कोई करता नहीं है कि मैम जो बोली है मैं नोट करता हूँ, मैम जो बोल रही है। मैम जब बोलेगी हाँ, तुम कॉपी करो ये सब, तब कोई कॉपी करता है स्कूल में। तब चाहे कॉपी जितना भी होता है। टॉपर बच्चा हुँ, जितना भी टॉपर बच्चा हो, वो ऐसा ही करेगा। एक दिन मैं भी मेरे को बहुत इच्छा कर गया था, तो मैंने मुश्किल से हिस्ट्री सर का लेक्चर सुन के कुछ नोट्स बना लिए थे क्लास में ही। हिस्ट्री हुँ, सर को बस बोल दिया था मैंने, हाँ सर आपसे ही लो नोट्स बनाया मैंने, लेकिन खुद आधा से ज़्यादा मैंने खुद सोच-सोच के लिखा था। हुँ, हुँ। मेरे को डर लग रहा है बस सर को पता ना चल जाए। सर को तो पता मेरे चल ही दोस्त ने जाएगा। देखते हैं, अब हो सक क्या कर सकते हैं सर, अब सर से बात ही नहीं करूँगा मैं आधे टाइम। ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट रहता है। स्कूल से बहुत बढ़िया। पढ़ना बहुत हार्ड है स्कूल से पढ़ना। अ, स्कूल से एक एक वे हो सकता है पढ़ना स्कूल से, जो इससे अच्छा मार्क्स आ जाएगा। स्कूल से पढ़ो, आके खुद ही आधा घंटा क्या 10 मिनट पढ़ लो, क्या पढ़ाया गया स्कूल में, वो भी मोर देन इनफ है 80% अबव लाने के लिए। हुँ, 70% अबव, 80% अबव उतना मैं बेट नहीं करूँगा कि हाँ 80% हाँ। अबव आ जाएगा इतना से, लेकिन कुछ-कुछ 80 साल कुछ वाले ज़्यादा ही मार्क को क्रॉस करने के लिए आपको थोड़ा-सा एफर्ट कह लो, आप थोड़ा दोगुना कर देना पड़ता है। 60-70 वहाँ तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखकर सजेशंस देखकर एबीटीए देखकर वहाँ तक पहुँचा जा सकता है 60-70। बट अगर आप 80 का मार्क क्रॉस करना चाहते हो देन फिर रियल एफर्ट शुरू हो जाएगा आपका सीधा। हुँ, एंड मैं तो एम कर रहा था एग्ज़ाम के पहले, इतना पढ़ाई किया तो 95 अबव। तो 95 अबव सोचने पे ना, अगर आप 95 अबव का एम करते हैं, तो हुँ, 90% आना बहुत ईज़ी हो जाता है, अगर आप 95 अबव का एम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हुँ। आप 95 अबव का एम किए हैं, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। आई थिंक ऑलमोस्ट पूरा 100% सिलेबस ही खत्म कर दिया होगा। सिलेबस क्या आपने एग्ज़ैक्टली। 50 टाइम्स रिवीजन कर लिया होगा। मैं वही एम करके गया था, एग्ज़ाम देके जब आया मैंने, तब मेरे को लगने लगा कि हाँ, ठीक है 90% अबव आ जाएगा। वही मेरा टेंशन था, 90% अबव तो आ ही जाएगा। अब हुँ, 87 आया, उसको उतना बुरा नहीं लगा मेरे को। पहली बार जब देखा था तब थोड़ा बुरा लगा था, दिल पे लगा था मुझे। फिर उसके बाद दिल का थोड़ा बात चला गया। मम्मी भी कह दी कि हाँ ठीक है, तुम ला हाँ, दिए बस फर्स्ट काफ़ी। फर्स्ट बार जब रिज़ल्ट चेक करते हैं तो लाइक आई वाज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, ये तो कम आ गया तो थोड़ा-सा आदमी टेंशन में चला जाता है, बट देन ही और शी रियलाइज़ेज़ कि भाई चलो ठीक तो है, इतना अच्छा तो आया है। और मैं बोला भी आपको कि बंगाल बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड में मार्क्स स्कोर करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू सीबीएसई बोर्ड, ये भी एक फैक्टर है। तो इस कन्वर्सेशन को एंड किया जाए या कुछ और आपको कहना है, बताना है? ना कुछ नहीं भैया, बहुत अच्छा लगा मेरे को आज। क्लास 10th का जर्नी कैसा रहा, मज़ा आया था? हाँ, मैं तो शुरुआत से जानता था भैया, शुरुआत से इसलिए पढ़ाई कर रहा था कि इंटरव्यू देने को कभी मिलेगा। अरे! मैंने आपके पिछले साल के इंटरव्यूज़ देखे थे और मैंने उसी सेकंड डिसाइड कर लिया था कि पक्का इंटरव्यू दूँगा मैं। अरे वाह! वाह! इस पता है इससे पहले जो मैं इंटरव्यू लिया उसमें भी वो जो है सेम बात बोला था कि मैं लास्ट ईयर देखा था इंटरव्यू और मैंने उसी वक़्त सोच लिया था कि इंटरव्यू तो नेक्स्ट ईयर पक्का है मेरा। चलो एज़ अ मोटिवेशन ये काम कर रहा है इंटरव्यू, तो तब तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ हो जा रहा है कि आप लाइक हार्ड वर्क करना शुरू कर दे रहे हो इस इंटरव्यू को देखकर तो। बढ़िया, बढ़िया। ठीक मेरे है 3 ही आदित्य, बेस्ट ऑफ मोटिवेशंस लक। थे। हाँ, एक मोटिवेशन यही का सोर्स था। इंटरव्यू इंटरव्यू, मेरी दीदी और मेरे को वो जो PS5 चाहिए था, वही 3 मोटिवेशन थे मेरे, और कुछ नहीं था। अच्छा।
तो आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप पढ़ना, और बाकी कहीं पे कोई हेल्प लगे, किसी भी तरीके का गाइडेंस वगैरह लगे तो बाकी तो हम लोग कनेक्टेड है ही है, आपके पास नंबर वगैरह सब है ही है, तो आप हम्म, कांटेक्ट करना, ठीक है, कोई वैसा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक। बढ़िया। थैंक यू भैया। चलो, हाँ, मोस्ट थैंक वेलकम, मोस्ट वेलकम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एकदम दबा कर मेहनत करना। थैंक यू भैया। बाय। बाय बाय।